हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली बार अपने जो 10th क्लास का चैप्टर था आर एनवायरमेंट, उसमें हम लोगों ने फ्लो ऑफ एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। फ्लो ऑफ एनर्जी के बाद मैंने आपको एक टॉपिक स्टार्ट करवाया था, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको समझाया था, लिखाया कुछ भी नहीं था। तो आई एम गोइंग टू राइट द हेडिंग अगेन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, आपको थोड़ा सा और समझाती जाऊंगी और इसके बारे में थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, चलो लेट्स राइट पॉइंट बाय पॉइंट। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स एट ईच एंड एवरी ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब दिन ब दिन नंबर क्या होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स at each and every trophic level of food chain ठीक है, अब देखो किसका एक्यूमुलेशन हो रहा है, केमिकल्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो पहले हम केमिकल्स के बारे में थोड़ा पढ़ ले। चलो, केमिकल से रिलेटेड मतलब केमिकल्स का यहां पर रिलेशन किससे है, स्प्रेइंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड ऑन द प्लांट टू इंक्रीज देयर क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, chemicals means spraying of pesticides and insecticides onto the plants के ऊपर, onto the plants प्लांट से आपको क्या मिलती हैं, क्रॉप्स मिलती हैं, और आप क्रॉप्स को क्या करते हो, एज अ फूड रिसोर्स खाते हो, उससे आपको एनर्जी मिलती है। तो ले दे के प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स ही तो है, उन्हें कोई भी खा सकता है। तो onto the plant to improve their crop productivity। ठीक है, तो इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन करना, अमाउंट को बढ़ाना, क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इससे आपको फायदा है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से? नहीं, मुझे लॉस ही है। मुझे क्या है, लॉस ही है। देखो, आप जो ये जो प्लांट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड पल्सेस खाते हो, उन्हें क्यों बोला जाता है कि इन्हें प्रॉपरली धोकर, बॉईल करके, कुक करके खाना चाहिए? क्योंकि उससे क्या होता है, उसकी हीट से, वॉशिंग से काफी सारा डीडीटी धुल जाता है। डीडीटी नहीं, कोई सा भी केमिकल हो सकता है, धुल जाता है। बॉईल करोगे तो हीट से आधे से ज्यादा केमिकल्स डैमेज हो जाएंगे, और प्रॉपरली अगर आपने उसको कुक कर लिया और ज्यादा हीट में, तो डीडीटी का अमाउंट दिन ब दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मिनिमम नेग्लिजिबल अमाउंट आप ले पाओगे। लेकिन अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो यू आर डायरेक्टली इन टेकिंग द डीडीटी विच इज डेफिनेटली हार्मफुल फॉर योर बॉडी। ठीक है, लेकिन देखो, हम ह्यूमन बीइंग्स तो चीजों को समझ के धोकर खा सकते हैं। मैंने कहा चिड़िया अर्थवर्म को खा रही है, चिड़िया को समझाना मुश्किल है कि तुम अर्थवर्म को मत खाओ। पहली बात तो वो समझेगी नहीं आपकी बात। ठीक है, बर्ड इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके पास अपना दिमाग होता है, बट स्टिल द बर्ड इज वेरी मच डाउन इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग्स
इन विथ रिस्पेक्ट टू देयर ब्रेन, हमारे पास दिमाग है, हमें बात समझ में आती है कि नहीं ये अच्छा है ये बुरा है। बर्ड को ये चीज समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हो कि डीडीटी का या ये जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का भाई बचोगे कैसे, तो आप क्या करो, कम अमाउंट में स्प्रे करो। ऐसा नहीं बेतहाशा स्प्रे कर दिया और बस हमें तो क्रॉप की यील्ड बढ़ानी है। आप भले ही उस पर्टिकुलर एरिया में क्रॉप की यील्ड बढ़ा रहे हो, आप बेच रहे हो, यू आर एक्चुअली राइजिंग योर इकोनॉमिक वैल्यू, आपके पास मनी आ रही है, लेकिन इससे आप पूरी फूड चेन को क्या कर रहे हो, दिन ब दिन डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इससे आपकी फूड चेन बिगड़ेगी ना, आपका इन्वायरमेंट इम्बैलेंस हो जाएगा। मान लो बहुत सारे अर्थवॉर्म ने डीडीटी खा लिया तो अर्थवॉर्म मर गए, भाई डीडीटी हार्मफुल है, इट इज टॉक्सिक टू आवर बॉडी। उसके बाद बर्ड ने बहुत सारा खा लिया तो वो मर जाएगी। तो अगर बहुत सारी बर्ड ऐसे एक्सटिंक्ट होती गई तो बड़ी बर्ड क्या खाएगी, बड़ी बर्ड क्या करेगी, दूसरे फूड चेन के किसी कंज्यूमर को खाएगी, उससे लेस वाले, उसको एक्सटेंड कर देगी। तो आपकी फूड चेन क्या हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी ना। अगर फूड चेन गड़बड़ा गई तो फूड वेब खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या है, हर चीज को बैलेंस फॉर्म में करना है जिससे कि आपका इन्वायरमेंट बैलेंस रहे। आपकी इम्बैलेंस एक्टिविटीज से आपका इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, और इम्बैलेंस इन इन्वायरमेंट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट योर लाइवलीहुड। आपकी लाइफ का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा अगर आपने इन्वायरमेंट को क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। आप एयर पॉल्यूट कर रहे हो, आप सॉइल पॉल्यूट कर रहे हो, वाटर पॉल्यूट कर रहे हो, ऑलरेडी आप बायोटिक कंपोनेंट्स को क्या कर रहे हो, पॉल्यूट कर रहे हो। फिर आपने क्या किया, उसी चीज का एक्यूमुलेशन आपके बायोटिक कंपोनेंट्स में भी करा थ्रू द फूड चेन, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा ना। वो डिस्टर्ब कर रही है फूड चेन को, आपके इन्वायरमेंट को इम्बैलेंस कर रही है। भाई आपका इन्वायरमेंट किससे बना हुआ, ए बायोटिक बायोटिक कंपोनेंट से, आपने उसी को बेकार कर दिया। तो हाउ विल यू एबल टू सर्वाइव इन दैट इन्वायरमेंट इफ यू आर डिस्टर्बिंग द बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो ये तो क्या था, आपकी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन है। अब और क्या क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, आगे देखो, यहां से चलते हैं। ठीक है, इससे आपको हार्म क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया अपन ने डीडीटी। डीडीटी क्या है, पेस्टिसाइड्स है। ये क्या कर रहा है, प्लांट्स पे स्प्रे करने पर उससे अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाएगा। ठीक है, तो समझ लो डीडीटी को आपने 10 ppm स्प्रे किया। ppm मतलब पार्ट पर मिलियन, ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। समझ लो आपने 10 ppm स्प्रे कर दिया। ठीक है, 10 ppm किसमें स्प्रे किया, स्प्रे करके जो थोड़ा बहुत एरोसोल्स थे वो एयर में चले गए, मतलब आपने क्या था, ओवरऑल जो भी स्प्रे किया उसमें 10 ppm सॉइल में बच गया, ऐसे कर लो। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन मतलब कि अगर मिलियंस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स हैं तो उसमें डीडीटी का अमाउंट सिर्फ 10 है। ठीक है, अगर 1 मिलियन पार्टिकल्स हैं सॉइल में तो आपको डीडीटी सिर्फ 10 मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये मिलियन ऑफ सॉइल है, इसमें आपको 10 डीडीटी मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इन मिलियन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स only 10 particles are of DDT। मिलियन सॉइल पार्टिकल्स में सिर्फ 10 पार्टिकल डीडीटी के, कम है अमाउंट अभी, पर देखना धीरे धीरे कैसे प्रोग्रेस होता जाएगा। अब देखो डीडीटी पेस्टिसाइड था। ठीक है, दिस डीडीटी is eaten by the earthworm, is eaten by the earthworm। ठीक है, in the soil। ठीक है, मान लो एक बार में बहुत सारे अर्थवॉर्म ने इसे खा लिया, तो जो डीडीटी का अमाउंट सॉइल में था डेफिनेटली वो प्रोग्रेस होकर ही अर्थवॉर्म में जाएगा। समझ लो आपके पास अर्थवॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन हो गया 85 ppm। 85 ppm। ppm क्यों करेंगे भाई, अगर मान लो कि सॉइल के अंदर है, मिलियन पार्टिकल्स हैं, तो उसमें 85 किसने ले लिए, आपके अर्थवॉर्म ने ले लिए। अब क्या करेंगे, दिस अर्थवॉर्म
eaten by the birds। तो ऑलरेडी यहां पर 85 था, प्रोग्रेस हो गया, मान लो 25 हो गया है, सॉरी 250। तो प्रोग्रेस हुआ ना, कैसे प्रोग्रेस हुआ, पहले 10 था, फिर 85 हो गया, फिर 250 हो गया। और समझ लो कोई बर्ड ऐसी है जिससे नॉन वेजिटेरियंस खाते हैं, या आप मतलब ये मान लो कि कोई कार्निवोर्स एनिमल खा रहा है, ऐसे तो ये भी आपके बर्ड क्या हैं भाई, बर्ड तो क्या होती हैं, वेजिटेरियंस होती हैं। बर्ड क्या करती हैं, फूड लेती हैं, प्लांट्स को खाती हैं, तो उनमें डीडीटी आ रहा है। अब मान लो इसी बर्ड को और किसी एनिमल ने खा लिया, और किसी एनिमल ने खा लिया, जैसे और बड़े किसी एनिमल ने खा लिया, हॉक ने खा लिया, हॉक को जैकॉल ने खा लिया, तो दिन ब दिन ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होता गया, बढ़ता गया। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं भाई, बर्ड को मान लो बिग बर्ड ने खाया और एक्यूमुलेशन हो गया फूड चेन में, बिग बर्ड को जैकॉल ने खा लिया, तो दिन ब दिन अमाउंट क्या होता गया, बढ़ता गया, दिन ब दिन अमाउंट क्या होता गया, बढ़ता गया। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स। इसको नोट डाउन किया आप लोगों ने। चलिए, ये तो क्या था, आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। अब अगर इसको थ्योरी वाइज कैसे लिखेंगे भाई, थ्योरी वाइज भी अपन ने क्या कर लिया, एक तरीके से लिख ही लिया है। अपन क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे करेंगे। अब ये जो मैंने मैथमेटिकल लिखा था इसको लिखते हैं, हेयर the spraying of DDT day by day accumulates in each and every in each and every trophic level of food chain, in each and every level of food chain। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, केमिकल get accumulated with increasing amount, ये जो अमाउंट जिस तरीके से बढ़ रहा है उसका कॉन्सेप्ट फ्लो ऑफ एनर्जी से क्या हो गया है, अपोजिट हो गया है। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम लिख सकते हैं inflow of energy trophic level at the last, जो ट्रॉफिक लेवल सबसे लास्ट है उसे सबसे मिनिमम एनर्जी मिल रही है, जबकि फ्लो उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से केमिकल का एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो ट्रॉफिक लेवल एट द लास्ट पॉइंट गेटिंग द लोएस्ट एनर्जी, ठीक है, लेकिन इसी का ही कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में अपोजिट हो जाएगा। कैसे होगा स्टूडेंट्स, देखो इसमें क्या होगा, जो ट्रॉफिक लेवल सबसे लास्ट पॉइंट पर है, जैसे यहां पर लास्ट पॉइंट पे जैकॉल होगा तो एनर्जी बहुत कम मिल जाएगी उसको, लेकिन यही अगर लास्ट पॉइंट पे जैकॉल होगा तो डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही उसमें सबसे ज्यादा आ जाएगा। तो इसका अपोजिट करेंगे ना हम लोग, क्या करेंगे, ट्रॉफिक लेवल एट द लास्ट पॉइंट
getting the highest amount of chemical accumulation and magnification. मैग्निफिकेशन मतलब बढ़ गया ना, छोटे से होता होता मैग्नीफाई हो गया लास्ट में. केमिकल accumulation and magnification. ठीक है. That means in our food chain the energy will flow from one organism to another. Same the chemicals will accumulate from one organism to another. बस फ्लो ऑफ एनर्जी में क्या है कि एनर्जी जैसे जैसे फ्लो होती जाएगी उसका अमाउंट दिन ब दिन घटता जाएगा. लेकिन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में दिन ब दिन जितना अमाउंट बढ़ता, जिस तरीके से केमिकल फ्लो होता जाएगा दिन ब दिन उसका अमाउंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. ठीक है. तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि accumulation of these chemicals are actually dangerous to the trophic level. भाई अच्छे थोड़े ही DDT मेरे लिए, ये टॉक्सिक है मेरी बॉडी के लिए. मेरी बॉडी फंक्शन दिन ब दिन रिड्यूस हो जाएंगे, उनकी एक्टिविटी, उनकी फ्रीक्वेंसी, स्पीड क्या करेगा, DDT दिन ब दिन कम करता जाएगा, लाइफ प्रोसेसेस बिगड़ते जाएंगे. तो एक्चुअली डेंजरस टू द ऑर्गेनिज्म, इसमें भी लिविंग में ही होगा. ठीक है. क्या कर सकते हैं, क्यों डिस्ट्रॉय कर सकते हैं भाई, केमिकल्स की कैपेबिलिटी क्या है, क्या क्या कैपेबिलिटी है देखते हैं. दीज केमिकल्स has the ability to destroy the various vital activities and important life processes of our body. ठीक है. और क्या लिख सकते हैं, these chemicals, देखो ये केमिकल दिन ब दिन हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता जा रहा है और हमें मारता जा रहा है. इस चीज को कैसे बोलूंगी कि एक्चुअली यूजेज ऑफ दीज केमिकल्स आर स्लो पॉइजन. धीरे धीरे प्रोग्रेस होती जा रही है, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होता जा रहा है और बॉडी को खराब करता जा रहा है. ठीक है. तो दीज केमिकल्स आर एक्चुअली क्या है, स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन है. ठीक है. देखो ये केमिकल्स दिन ब दिन एक्यूमुलेट होकर आपके बायोटिक कंपोनेंट्स को तो खत्म कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ए बायोटिक कंपोनेंट जैसे कि एयर है, वाटर है, सॉइल है, उसका भी क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं. तो जो भी इन्वायरमेंट में चीजें हैं उन्हें ये क्या कर रहे हैं, ले देके खराब कर रहे हैं. पूरे इन्वायरमेंट को इम्बैलेंस करने की इनमें पूरी कैपेबिलिटी है. तो कैसे लिखूंगे स्टूडेंट्स इसको, देखो ऐसे लिख सकती हूं, these chemicals also causing air, water and soil pollution. Air, water and soil pollution. ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए.
स्टूडेंट्स नोट डाउन किया? चलिए, दैट मीन्स ये जो आपके बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन वाला प्रोसेस है आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स को भी खराब कर रहा है और बायोटिक कंपोनेंट्स को भी खराब कर रहा है। ले देके क्या कर सकता है? इम्बैलेंस इन इन्वायरमेंट कर सकता है। आप एयर पोल्यूटेड ले रहे हो, वाटर पोल्यूटेड पी रहे हो, सॉइल में जो चीजें हैं वो पोल्यूटेड खा रहे, तो ले देके लाइफ प्रोसेसेस क्या हो जाएंगी? दिन ब दिन डिस्टर्ब हो जाएंगी ना। ठीक है, चलो इसके आगे लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? लिखते हैं this process of biological magnification will cause harm to the abiotic and biotic components of ecosystem inside the environment, inside the environment। ठीक है, दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं, अगर इसको अपन ऐसे बनाते हैं तो ये दो ब्लॉक बनाएंगे थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? ये हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स में मेजरली कौन से आते हैं? एयर, वाटर एंड सॉइल। एयर, वाटर एंड सॉइल। और ये क्या है? आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ये क्या है? आपके बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स है, बायो वाले कंपोनेंट्स है, लाइफ वाले। इसमें किस किस को इन्वॉल्व करोगे? प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं? केमिकल्स। केमिकल्स इसका भी इम्बैलेंस कर रहे हैं, इसका भी इम्बैलेंस कर रहे हैं। इसको भी केमिकल दे रहे हैं, इसको भी केमिकल देके क्या कर रहे हैं? पोल्यूट कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? पोल्यूशन एंड कंटेमिनेशन, एक ही बात हुई। ठीक है, इधर क्या हो रहा है? इधर हो रहा है केमिकल एक्यूमुलेशन। केमिकल एक्यूमुलेशन। ठीक है, उससे क्या हो गया है? यहां जो इन्वायरमेंट है उसमें इम्बैलेंस। इम्बैलेंस दी इकोसिस्टम। पर इकोसिस्टम किसका बना हुआ है? बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स का ना। आप उसी को ही खराब कर रहे हो, तो ओवरऑल इन्वायरमेंट को भी क्या कर रहे हो? खराब कर रहे हो। इम्बैलेंस दी इकोसिस्टम। ठीक है, तो ओवरऑल सिनेरियो क्या है? आप इसको कैसे बचा सकते हो? अगर हम बात करें बचाने की, रिड्यूस और प्रॉपरली यूज केमिकल्स इन अ मैनेज्ड फॉर्म। तरीके से यूज करो। अगर आप उन्हें ज्यादा स्प्रे कर रहे हो तो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो रही है, वो वेस्ट भी तो हो रहे हैं। ठीक है, डू नॉट यूज एक्सेसिवली। डू नॉट यूज
एक्सेसिवली। एक्सेसिवली में क्या होगा, बायोटिक कंपोनेंट्स भी खराब हो रहे हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी खराब हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आपका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन वाला टॉपिक क्या हो रहा है, पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बाद कितने टॉपिक बचे आपके पास, ओनली 2। कौन से बचे हैं, चलो उनके नाम लिखते हैं। जो 2 कंटेंट्स अभी बाकी रह गए हैं वो कौन से हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, देखो यहीं पर ही मैंने आपको हिट कर दिया है कि प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गई है। और ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये 2 कंटेंट प्रॉपरली बाकी है। इन 2 कंटेंट में सबसे पहला कंटेंट कौन सा उठाएंगे हम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। थोड़ा सा हिंट दे देती हूं आपको, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, तकलीफ। आपका इन्वायरमेंट क्या है, तकलीफ में है। आपका इन्वायरमेंट क्या है, तकलीफ में है। कोई ऐसे एक्टिविटीज उसके अंदर हो रही हैं कि उसका नेचर क्या, इम्बैलेंस हो गया। आप जब बीमार पड़ जाते हो या आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप प्रॉब्लम में आ जाते हो। प्रॉब्लम मतलब वो नेचुरल जो नॉर्मल चीज रेगुलर होती है वो नहीं होकर एकदम कुछ अलग चेंज हो गया आपकी लाइफ में, तो आप उसे एक्सेप्ट करने में टाइम लोगे ना। अगर आपका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, प्रॉब्लम में आ जाते हो 4-5 महीने, लेकिन वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन आप उस ड्यूरेशन में क्या अनवांटेड चेंजेस से निकलते हो, आपको डिस्कम्फर्ट लेवल होता है। आपको वो जो टाइम होता है उसको झेलने के लिए क्या उन्हें पावर होनी चाहिए बहुत ज्यादा, मतलब हर तरीके से आपके परेशान हो जाते हो। यू कम इन दी प्रॉब्लम वाला जोन। ठीक है, तो उसी तरीके से ऐसी कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं इन्वायरमेंट में, चाहे वो हमारी वजह से हो या हम नहीं। देखो, वी आर द पावरफुल क्रिएचर ऑफ आवर इन्वायरमेंट। अक्ल हम में ही है, हम ही चीजों को इंटरप्रेट करके, इन्वेंट करके, अपने आप को बेनिफिट के लिए, अपने लेवल को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए इन्वायरमेंट में हर चीज का एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। पर उस एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से करो कि इन्वायरमेंट विल नॉट डू एक्सपेरिमेंट विथ यू। अगर इन्वायरमेंट में एयर खत्म हो गई, वाटर खत्म हो गई, सॉइल खत्म हो गई, तो आपके रहने का कोई मतलब नहीं होगा। उसके बाद आप दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट करो, दिस एक्सपेरिमेंट विल टर्न हार्म यू, उल्टा आपको ही नुकसान पहुंचा देंगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से क्या मतलब है कि प्रॉब्लम्स in the form of imbalance are creating in our environment, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। देखिए, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यहां तक खत्म हो गया है। ये बाकी के 2 कंटेंट से जो बचे हुए थे उसमें से भी मैंने क्या कर लिया था, पहला कंटेंट आपको स्टार्ट करवा दिया है। उसकी ये पहली लाइन आप लिखिए, नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, मतलब अपने जो चैप्टर है वो लगभग क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है, क्योंकि लास्ट के क्या है, 2 कंटेंट चल रहे हैं। कौन सा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एंड ओजोन डिप्लीशन। देखो, वैसे तो देखा जाए कि अगर ओजोन डिप्लीट हो रही है तो वो भी एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ही है, लेकिन ओजोन कुछ चीजों को कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, इसलिए मैंने इसको क्या है अलग से टॉपिक में स्टार्ट कराया है। आपकी एनसीईआरटी बुकलेट में भी शायद ओजोन लेयर डिप्लीशन का अलग ही टॉपिक है। जब आप नेचुरल रिसोर्सेस पढ़ोगे, जब आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाले टॉपिक्स पढ़ोगे, आपको बार बार ओजोन लेयर के बारे में क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो रहा है और आपको दिन ब दिन जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते जाओगे, ओजोन के बारे में और भी बहुत ज्यादा नॉलेज बढ़ती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अभी तक वी हैव कंप्लीट कितने कंटेंट करे, हम लोगों ने इंट्रो कर लिया है, पूरी तरीके से इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ लिया है, इकोसिस्टम पढ़ लिया है, उसके टाइप्स की, नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है। उसके बाद हमने देखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में किस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। उसके साथ हमने फूड चेन पढ़ लिया है। फूड चेन के अंदर हमने लेवल ऑफ कंज्यूमर्स पढ़े, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स। उसमें कंज्यूमर्स का लेवल ज्यादा है क्योंकि कंज्यूमर अपने अपने तरीकों से फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनकी बारे में थोड़ा क्लासिफिकेशन करके हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने फूड चेन पढ़ा, फूड चेन में देन फूड वेब पढ़ा,
फिर हम लोगों ने फ्लो ऑफ एनर्जी पढ़ा। फ्लो ऑफ एनर्जी को करने के बाद हमने प्रॉपरली बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पढ़ लिया। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में केमिकल्स का फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी में एनर्जी का फ्लो हो रहा है। दोनों यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन फ्लो ऑफ एनर्जी हार्मफुल नहीं है जितना केमिकल का एक्यूमुलेशन हार्मफुल है। फ्लो ऑफ एनर्जी में दिन ब दिन लेवल बढ़ते जाएंगे, एनर्जी घटती जाएगी, लेकिन केमिकल्स में उल्टा है, जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते जाएंगे केमिकल्स का एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ये हमारे बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स को खराब कर रहे हैं, इम्बैलेंस कर रहे हैं, और ये जो खराब और इम्बैलेंस कर रहे हैं उसी के साथ ही लिंक करके मैंने आपको कंपोनेंट पढ़ा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। आज का लेक्चर मैं यहीं क्लोज करती हूँ स्टूडेंट्स। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने आपको जो भी एक डेफिनेशन करवाई थी, नेक्स्ट क्लास में उसी ही डेफिनेशंस को कंटिन्यू करेंगे और हम ये पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत हम बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, देन फाइनली लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।